पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शिमू के सामने वो जो वुटांग होता है वो आकर पहुंच चुका था और वो यहाँ पर आया था उसकी जान लेने के लिए। तो शिमू भी अपनी पावर का यूज करते हुए उस वुटांग के साथ फाइट करने लग गया था। उन दोनों का जो बैटल होता है वो बहुत ज्यादा कमाल का होता है, जहाँ पर वुटांग शिमू को अच्छी टक्कर तो देता है, लेकिन शिमू ने उसको मार कर खत्म कर दिया था। शिमू ने वुटांग की जान ले ली थी। इसके बाद वो चला जाता है वो हुआ के पास उसकी भी जान लेने के लिए और वो आसानी से उसको भी मार डालता है। दो दुश्मनों का खात्मा करने के बाद शिमू जा चुका था एल्डर जिन के पास, क्योंकि अब वही बचा हुआ है जो कि शिमू के जान के पीछे पड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पर एल्डर जिन और शिमू के बीच में बैटल शुरू हो जाता है। एल्डर जिन बहुत ज्यादा गुस्से में था अपनी बेटे की मौत को लेकर, इस वजह से वो शिमू को छोड़ना नहीं चाह रहा था। उसको किसी भी हालत में शिमू की जान चाहिए थी। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में एल्डर जिन शिमू से कहता है कि क्या हुआ, थक गया क्या, उठ जा वरना मैं अभी यहाँ पर तुझे ऐसे ही मार डालूंगा, हिम्मत है तो वापस से फाइट करना। ये सुनकर शिमू हिम्मत करते हुए थोड़ा सा खड़ा होता है और फिर से वो एल्डर जिन का मुकाबला करने के लिए जा रहा था। बीच में जूनर भी आकर पहुंच जाती है और वो तुरंत कुछ वेपन वगैरह का यूज करते हुए एल्डर जिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रही थी ताकि वो शिमू को बचा सके, लेकिन वो ज्यादा कुछ खास कर नहीं पाती और एल्डर जिन उसकी भी हालत खराब कर देता है मार मार कर। शिमू जूनर से कहता है कि जूनर तुम यहाँ पर क्यों आए, तुम्हें तो मैंने कहा था ना कि तुम्हें छुप जाना है, तुम यहाँ पर आकर सब कुछ गड़बड़ कर दी, अब अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। लेकिन जूनर कहती है कि मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे अब यहाँ पर और छुप कर नहीं रहना। मैं तुम्हें देख रही हूँ कि तुम कितने ज्यादा इंजर्ड हो, फिर भी तुम फाइट करो, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई हूँ। मरेंगे तो हम दोनों एक साथ मरेंगे, वरना इस एल्डर जिन को ही जान से मार डालेंगे। तो एल्डर जिन कहता है कि बकवास बातें बंद करो, तुम लव बर्ड्स कहीं के, तुमको तो मैं एक साथ ही खत्म कर दूंगा, एक के साथ एक फ्री। वो वापस से अपनी पावर को यूज करता है और उसका जो डिमोनिक पाम था ना वो उसके और भी नेक्स्ट लेवल को वो यूज कर चुका था, जिस वजह से उसका इतना बड़ा पाम क्रिएट हो जाता है कि उसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। उसका पाम अटैक सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। शिमो और जूनर अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो पाम अटैक उसको पूरी तरह से घेर लेता है। एल्डर जिन उनको छोड़ने वाला नहीं था, वो पूरी तैयारी के साथ आया हुआ था कि उसको पता है ये मौका मिल रहा है, अगली बार मौका शायद ही मिले। शिमो और जूनर एक दूसरे को एकदम जोर से पकड़ लिए होते हैं ताकि कुछ भी हो तो वो एक दूसरे को बचा सके। शिमू सारे अटैक खुद पर झेल रहा था ताकि जूनर को कुछ भी ना हो। ये देखकर जूनर को भी बहुत बुरा लगा और तब अचानक में ही जूनर की जो पावर थी ना वो एक्टिवेट होने लग जाती है। जूनर की जैसे पावर एक्टिवेट हुई थी उसके अंदर से एक भयंकर ऑरा का ब्लास्ट होता है और हम देख पाते हैं कि वहां पर एक फिनिक्स बर्ड आकर पहुंच चुकी है। ये फिनिक्स बर्ड आई थी असल में वही जूनर जो है ना उसकी ब्लड लाइन से, मतलब कि जूनर ने अपनी ब्लड लाइन को अवेक किया और उसकी ब्लड लाइन है फिनिक्स गॉड की ब्लड लाइन। तो इसी वजह से वो यहाँ पर फिनिक्स बर्ड को यूज कर पा रही थी। जैसे वो यहाँ पर फिनिक्स बर्ड आती है ना वो सच में इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि एल्डर जिन के सारे अटैक वहां पर खत्म हो जाते हैं। एल्डर जिन का अटैक कुछ काम कर ही नहीं पा रहा था। उधर जिन फैमिली का जो हेड होता है वो भी ये देखकर हैरान हो जाता है कि अब यहाँ पर ऐसा कौन सा बंदा है जिसके पास फिनिक्स गॉड की ब्लड लाइन है। इस तरह की ब्लड लाइन तो हमारे सिटी के अंदर किसी के पास भी नहीं है। वो अपने साथी से कहते हैं कि जाकर देख कि एल्डर जिन जो गया था शिमू को मारने के लिए वो ठीक भी है कि नहीं, उसने अपना काम पूरा किया कि नहीं किया। तो उसके साथी कहने लग जाते हैं कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग गए हैं शिमू को मारने के लिए, वो नहीं बचेगा, लेकिन हाँ अभी तक कि वहां से कोई खबर तो नहीं आई है कि उन्होंने शिमू को मारा या नहीं मारा। तो वहीं जूनर जो थी वो यहाँ पर बिल्कुल एकदम ज्यादा कमजोर फील कर रही थी, क्योंकि पहली बार ब्लड लाइन को वो अवेक करी है, तो उस वजह से उसको थोड़ी सी कमजोरी आ रही थी। शिमू भी हैरान हो चुका था कि जूनर तुम ठीक तो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। एल्डर जिन देखकर एकदम हैरान रह जाता। वो कहता है कि फिनिक्स गॉड की ब्लड लाइन आखिर ये तेरे पास कैसे आई, लेकिन मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी यहाँ पर इस शिमू को जान से मार करूंगा, मैं मर जाऊं मुझे मतलब नहीं है, लेकिन आज मैं मरूंगा तो शिमू को साथ में लेकर मरूंगा। वो फिर से जा चुका था शिमू के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन शिमू भी यहाँ पर उसका अच्छे से मुकाबला करता है और इस बार तो शिमू उसको बहुत ही मारता है और उसके बाद जो डैगर था ना वो सीधा हाथ में ही घुसेड़ चुका था उसी एल्डर जिन के, जिस वजह से वो बार बार अपने पाम अटैक करता था ना, अब अपने पाम अटैक को वो यूज नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका हाथ ही डैमेज हो गया। जो जिस देखकर एल्डर जिन बहुत ज्यादा चिल्लाता है कि आखिर तुझे क्या किया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन शिमू रुकने वाला नहीं था। वो वापस अपनी पावर को यूज करता और उसके बाद जो स्वॉर्ड होती ना वो सीधा उस एल्डर जिन के सीने के अंदर घुसेड़ चुका था, जिस वजह से तो एल्डर जिन की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। वो तकलीफ से चिल्लाने लग गया था। ये होते साथ ही शिमू जो होता है उसको भी काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी क्योंकि वो पहले से बहुत इंजर्ड है। जूनर जल्दी से शिमू के पास आती है और उससे कहने लग जाती है कि शिमू तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। तो शिमू कहता है कि मेरी फिक्र छोड़ो और भागो यहाँ से, क्योंकि अभी तक एल्डर जिन मरा नहीं है, अगर वो वापस से ठीक हो गया ना तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। तो वहीं एल्डर जिन जो था वो कहने लग जाता है कि तुझे क्या लगता है कि छोटे मोटे स्वॉर्ड मेरे अंदर घुसा देगा उससे मैं मर जाऊंगा, मुझे आज मारना इतना आसान नहीं होगा, जब तक मैं अपना बदला नहीं लेता तब तक कि मैं मरने वाला नहीं हूँ। देखते ही देखते वहां पर कई सारे सिपाही आ जाते जिनको अभी वो जो जिन फैमिली का हेड है ना उसने भेजा था इस एल्डर जिन की हालत देखने के लिए कि वो किस सिचुएशन में। तो इस वजह से अब यहाँ पर एल्डर जिन के साथ साथ उसके कई सारे साथी आकर पहुंच चुके थे। तो फिर एल्डर जिन कहता है कि अब तो तुम लोग नहीं बचोगे, अब तुम चारों तरफ से घेर चुके हो, देखता हूँ कि आज तुम लोग कैसे जिंदा बचकर जा पाते हो, तुम्हारा खेल बिल्कुल अब खत्म होने वाला है। लेकिन शिमू कहता है कि खत्म तो तेरा होगा, जहाँ पर तेरा बेटा गया ना वहीं पर आज मैं तुझे पहुंचाने वाला हूँ। आज एक बाप बेटे का दोनों का मिलन होगा, वो भी आफ्टर लाइफ के अंदर, तो आज अगर हिम्मत है तो।
एल्डर जिनके तो दिमाग में आग लग जाती कि तू यहाँ पर मरने के कगार पे पहुंचा हुआ फिर भी मुझसे इस तरह से एडिड में बात कर रहा है, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। वो चला जाता है शिमू के ऊपर अटैक करने के लिए और उसने वापस से अपना एक और खतरनाक अटैक तैयार कर लिया था, लेकिन वो ये अटैक कर पाता कि इससे पहले आसमान से एक अटैक आता है जो एल्डर जिन के ऊपर गिर कर उसको दूर फेंक देता है। एल्डर जिन और बाकी लोग भी हैरान रह गए थे कि ये क्या हुआ, यहाँ पर किसने अटैक किया है एल्डर जिन के ऊपर। एल्डर जिन कहता है कि देख मैं जिन फैमिली का एक एल्डर हूँ और यहाँ पर जिसने भी मुझ पर अटैक करने की कोशिश की है ना वो बचेगा नहीं, इसलिए बेहतर होगा कि अपने आप को मेरे सामने सरेंडर कर दे। लेकिन अभी तक कि जिसने उसके ऊपर अटैक किया था ना वो सामने निकल कर नहीं आता है। एल्डर जिन हैरान रह चुका था कि आखिर ये लोग हो कौन सकते हैं, किसने हिम्मत की है मुझ पर अटैक करने की, मेरे इस क्लान का तो कोई नहीं हो सकता। तो वहां पर ना एक आवाज आने लग जाती है, वो आवाज कह रही थी उस एल्डर जिन से कि तेरी आखिर हिम्मत कैसे हुई जो तूने एकदम टॉप ब्लड लाइन वाले इंसान को खत्म करने की कोशिश की। जिस ब्लड लाइन की मैं बात कर रही हूँ ना वो मिलियन साल में एक बार होता है, 1 मिलियन साल के अंदर एक ऐसा इंसान पैदा होता है जिसके अंदर वो ब्लड लाइन होती है। तो ये सुनकर एल्डर जिन कहता है कि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले अब तू यहाँ सामने आ जो भी तू है, क्योंकि तेरे से ही शुरुआत करूंगा मारने की। पहले तुझे मारूंगा और फिर उसके बाद मैं इसको भी मार डालूंगा जो कि जोनर है। तभी एक बार फिर से वहां पर अटैक आता है और उस अटैक में तो सीधा का सीधा वो जो एल्डर जिन था ना उसको हवा में उठाकर ही आसमान में डाल दिया था। वो एक फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप हो जाता है, वो भी आसमान के अंदर। मतलब साफ था कि जिसने भी अटैक किया ना वो एल्डर जिन से कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एल्डर जिन दर्द से चिल्लाता रह जाता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, और वो कुछ समझ पाता है कि इससे पहले उसके हाथ पैर वगैरह सब टूट चुके थे और वो बिल्कुल अधमरा होकर जमीन पे गिर जाता है, मानो कि वो मर ही गया। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये अटैक किया तो किया किसने। तब वहां पर एक लड़की आती जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी और इसी ने यहाँ पर अटैक किया था। उस एल्डर जिन के ऊपर लुक देखकर हैरान रह जाती। शिमू भी हैरान हो चुका था कि ये लड़की है कौन और इसकी पावर जरा देखो तो कितनी टेरिफाइंग है जो उसने एल्डर जिन को एक पल के अंदर खत्म ही करके रख दिया। वो जो लड़की थी ना उसका नाम था होंग याओ और उसको यहाँ पर देखकर वो जो एल्डर जिन के बाकी साथी थे ना वो अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन होंग याओ तो उन सभी को यहाँ पर एक एक को चुन चुन कर मार डालती है। वो सबको खत्म ही कर चुकी थी। मानना पड़ेगा होंग याओ है तो बहुत ज्यादा रूथलेस और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। शिमू यहाँ पर जोनर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो होंग याओ उसको भी साइड कर देती कि नहीं तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। होंग याओ तो जोनर को अच्छे से देखने लग जाती कि तुम्हारे अंदर इतनी कमाल की ब्लड लाइन आई तो आई कैसे। मैं तो ऐसी लड़की की कब से तलाश कर रही थी, लेकिन अब जाकर लगता है कि मेरी तलाश पूरी हो गई। अब मेरे पास एक ऐसी जीनस आ चुकी है जो कि हेवनली जिन सेक्ट से मुकाबला करने में मेरी हेल्प करेगा, क्योंकि हमारा म्याओ जुन सेक्ट है और हमारा दुश्मन है हेवनली जिन सेक्ट। मैं तुम्हारी जैसी किसी स्ट्रॉन्ग लड़की की तलाश में थी, फाइनली अब जाकर तुम मुझे मिल चुकी हो। तो ये सुनकर जोनर कहना चाहती कि अच्छा तो आप वो म्याओ जुन सेक्ट की लीडर हैं। मैंने आपके बारे में सुना है लेकिन कभी ऐसा देखा नहीं था, आज पहली बार मैंने आपको अपनी आंखों से देखा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी और शिमू की जान बचाई इस एल्डर जिन को मारकर, वरना तो वो हमें यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला था। तो ये सुनकर वो जो मास्टर थी वो कहने लग जाती है जोनर से कि जोनर देखो मैं यहाँ पर किसी जरूरी काम से आई हुई हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि जब तुम मुझे मिल चुकी हो तो मैं अपने म्याओ जुन सेक्ट में तुम्हें ले जाना चाहती हूँ। तो ये सुनकर जोनर खींचती लग जाती है कि क्या आप हमें वहाँ पर इसलिए ले जा रहे हैं ताकि आप हमारी जो चोटें लगी हैं उसको रिकवर कर सकें, ताकि हम जितना भी नुकसान पहुंचाए हमें यहाँ पर वो सब ठीक हो जाए। तो मास्टर कहते कि अरे हाँ ले तो जाऊंगी, लेकिन मैं इस शिमू को क्यों लेके जाऊंगी, मैं सिर्फ तुम्हें लेके जाऊंगी क्योंकि मैं तुम्हारी मास्टर होने वाली हूँ। मैं शिमू का क्या करूंगी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगी, मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी और अपना पर्सनल डिसाइपल बनाकर रखूंगी, मुझे बाकी सब कोई मतलब नहीं है। तो ये सुनकर जोनर कह दी कि ये क्या आप कह रही हो, मुझे आपका डिसाइपल बनना पड़ेगा, आप मेरी मास्टर बनेंगे, ऐसा कुछ मुझे समझ में आ नहीं रहा। तो मास्टर कहती कि देखो तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी, बस तुम मेरी डिसाइपल हो, बनो मेरे साथ चलो, तुम्हारा आगे का फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, इतना कि जितना के बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। बस हाँ मैं म्याओ जुन सेक्ट की ना लीडर नहीं बल्कि वहाँ की एक पवेलियन मास्टर हूँ और हमारे म्याओ जुन सेक्ट के अंदर ऐसा रूल है कि कोई भी पवेलियन मास्टर किसी डिसाइपल को अपना पर्सनल डिसाइपल बनाना चाहता है ना तो वहाँ एक सेरेमनी होती है, सेरेमनी के बाद ही डिसाइपल सेलेक्ट किए जाते हैं। लेकिन मुझे ये डर है कि अगर मैं तुम्हें उस सेरेमनी के अंदर लेके जाऊंगी ना तो मेरे जैसे 3 और पवेलियन मास्टर है वहाँ पर मौजूद, तो वो लोग तुम्हें अपने साथ शामिल करने की कोशिश करेंगे, वो तुम्हें अपना डिसाइपल बनाना चाहेंगे, जो कि मैं होने बिल्कुल भी नहीं दे सकती। तो जोनर कहती कि देखिए मास्टर आप जो कह रही है ना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं तो उतनी ज्यादा टैलेंट नहीं हूँ, मैं थोड़ी बहुत ही कल्टीवेशन वगैरह जानती हूँ, तो आप मुझे ना ले जाए तो बेहतर है, मैं यहीं पे शिमू के साथ रहना चाहती हूँ। तो मास्टर कहते कि छोटा मोटा टैलेंट तुम्हारे पास, अरे पागल हो क्या, तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हारी पावर है कैसी, तुम्हारे पास फिनिक्स गॉड की ब्लड लाइन है, जानती भी हो वो क्या होती है। वो तुरंत यहाँ पर जोनर का थोड़ा सा ब्लड निकालती है और ब्लड लाइन की पावर को जैसे वो एक्टिवेट करती है ना वहाँ पर फिनिक्स बर्ड जो होती है उसकी स्पिरिट आकर फिर से पहुंच चुकी थी और कहने लग जाती है वो मास्टर की देखो ये है तुम्हारा सबसे कमाल का चीज जो कि फिनिक्स गॉड की ब्लड लाइन है, ये तुम्हें पता है 1 मिलियन साल में किसी एक इंसान के पास होती है और तुम कह रही हो कि तुम्हारा टैलेंट बहुत कम है। जिस इंसान ने हमारे म्याओ जुन सेक्ट को बनाया था ना सेम उसके पास भी फिनिक्स गॉड की ब्लड लाइन थी और जब उस ब्लड लाइन के साथ वो इतने पावरफुल सेक्ट को बना सकता है तो तुम क्या नहीं कर पाओगे आगे। इसलिए मेरी बात मानो और मेरे साथ चलो। बाकी जो डिसेबल होते हैं ना वो लोग कल्टीवेशन में ज्यादा आगे नहीं जा पाते
चाहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें अपनी पर्सनल डिसेबल बनाऊंगी ना तो तुम्हें हर एक रिसोर्सेज दूंगी, सब कुछ तुम्हें ला कर दूंगी जिसकी मदद से तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकती हो। और तुम अपने टैलेंट के दम पर ना हमारे सेट की एक बहुत ही कमाल की टेक्निक है जिसका नाम है जेड 1000 वेव्स टेक्निक। उसको कोई भी जल्दी नहीं सीख पाता, लेकिन तुम उसको जरूर सीख जाओगे। तो सारी चीजें छोड़ो और चलो मेरे साथ, हम अभी यहाँ से निकलते हैं। वो घसीटते हुए शिमू के सामने ही जोनर को ले जा रही थी। जो चीज जोनर से देखा नहीं जाता कि शिमू बेचारा इतनी तकलीफ में बैठा हुआ है और वो यहाँ पर मास्टर के साथ चली जाए। वो कहती है मास्टर से कि देखिए मास्टर, मैं नहीं जाना चाहती, मुझे शिमू के साथ रहना है। लेकिन मास्टर कहती है कि नहीं, मैं तो तुम्हें ले जाकर रहूंगी चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। हमारा मियाओ जो सेक्टर 7 टॉप के जो ग्रेड आते हैं ना पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर, उनमें से एक है। वहाँ पर हजारों के हजारों डिसेबल हैं जो कि टैलेंटेड है, लेकिन तुम उनमें से सबसे ज्यादा कमाल की होने वाली हो कुछ ही टाइम के अंदर। तो यहाँ पर तुम्हारा रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मेरे साथ चलो, सब कुछ तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा आगे। लेकिन फिर भी यहाँ पर जोनर कहती है कि नहीं, मुझे आपका मास्टर नहीं बनना, मुझे आपके सेक्टर में नहीं जाना है। वो भाग कर जाती शिमू के पास, उसको देखने लग जाती कि शिमू तुम ठीक तो हो ना। उसको शिमू के लिए टेंशन हो रही थी। तो शिमू यहाँ पर कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो। तो ये देखो वो मास्टर जो थी वो कहने लग जाती है जोनर से कि देखो तुम अब ये मत कहने लग जाना कि तुम इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को ठुकरा रही हो, वो भी सिर्फ इस लड़के के लिए। आगे इस लड़के के अंदर ऐसा है क्या जिसकी वजह से तुम इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी ठुकरा रही हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे कौन सा जादू चला दिया इसने तुम्हारे ऊपर कि तुम मेरी बात मान ही नहीं रही हो? जोनर कहती है कि इसने जो किया है ना उसको सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसने मेरे लिए वो फैमिली के साथ मुकाबला किया और उसके बाद जिन क्लान से टक्कर ली, सब कुछ उसने मुझे बचाते हुए, मुझे हर खतरों से बचाते हुए किया है। और आप कह रही हो कि ऐसे इंसान को मैं छोड़कर ऐसे ही चले जाऊं? मैं कभी नहीं जाने वाली, मुझे कितनी भी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों ना मिल जाए। तो मास्टर कह देगी अरे ये छोटी मोटे क्लान, छोटी मोटे फैमिली की तुम क्या ही बात करती हो? एक बार मेरी डिसेबल बन जाओ, उसके बाद ये सारी फैमिली तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। तुम्हें ऐसे किसी लड़के की जरूरत नहीं है, मैं ही यहाँ पर तुम्हारे लिए काफी रहूंगी। किसी सिचुएशन में फंसो तो मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। लेकिन फिर भी यहाँ पर जोनर तो कहने के लिए तैयार ही नहीं थी कि मैं आपके साथ जाऊंगी। वो अभी भी रिजेक्ट कर रही होती। तो शिमू कहता है कि जोनर तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं दवा वगैरह खा लूंगा और 2-4 दिन के आराम के बाद ना मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरी चोटें ठीक हो जाएंगी। लेकिन तुम्हें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, तुम उसको छोड़कर नहीं जाना चाहिए तुम्हें। वैसे भी मैं तुम्हें किसी सेफ जगह पर छोड़ दूंगा ना तो उसके बाद मुझे मेरे दुश्मनों से मुकाबला करने में उतनी दिक्कत नहीं आएगी। वरना एनी टाइम मुझे तुम्हारी फिक्र होती रहती है ना। अब तुम इस मास्टर के साथ जाना तो मुझे तुम्हारी फिक्र थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इस चीज को देखकर यहाँ पर वो जो मास्टर होती ना वो कहती है कि ठीक है, मुझे तुम्हारी बात और शिमू की बात बहुत पसंद आई, तुम दोनों का ये प्यार देखकर मुझे अच्छा लगा। वो जोनर को वहां से साइड कर दिया, तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए शिमू की तरफ ही बढ़ने लग जाती ताकि वो उसको पूरी तरह से रिकवर कर सके। वो यहाँ पर अपनी पावर को जैसे ही यूज करती है उसको पता चलता है कि शिमू के अंदर टैलेंट तो काफी ज्यादा है, इसकी बॉडी बहुत बिल्कुल पत्थर जैसी है, तो इसकी चोटें भी उतनी ज्यादा हार्ड तो नहीं होनी चाहिए, बस थोड़ी बहुत हड्डियां टूटी है और कहीं कहीं चोट लगी जिनमें से खून निकल रहा है, तो इसको ठीक करना बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक दिक्कत वाली बात है, शिमू को जो पाम अटैक लगा है ना, इस वजह से उसको इंटरनल इंजरी हो गई है जो ठीक करना आसान नहीं होगा और वो मुश्किल से ही ठीक होगी या फिर वो नहीं ठीक होगा। जोनर मास्टर से रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि आपको शिमू को ठीक करना ही होगा, बस उसको ठीक कर दीजिए। तो ये सुनने के बाद वो जो मास्टर थी अपने पास से एक खास तरह की पिल को बाहर निकालती है और कहने लग जाती है शिमू से कि ये लो, इस पिल को खा लो, ये तुम्हारी सारी की सारी चोटों को ठीक करने में हेल्प करेगा। जैसे शिमू वो पिल को खाता है उसके अंदर से बहुत ज्यादा और आप बाहर निकल कर आने लग गया, तो उसकी जितनी भी चोटें थी ना वो एक के बाद एक करते हुए ठीक होने लग जाती है। उसको बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। तो ये चीज करने के बाद वो जो मास्टर थी जोनर से कह दी है बताओ जोनर, अब तुम्हें लग रहा है ना कि मैं तुम्हारी मास्टर बनने के लायक हूँ, अब तो मेरी डिसेबल बनने के लिए तैयार होगी, अब तो चलोगी मेरे साथ, देखो मैंने तुम्हारे बंदे को ठीक कर दिया। तो जोनर तो ये सुनकर काफी ज्यादा खुशी आती है कि तो बहुत अच्छी बात है, अब तो सच में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। शिमू भी यहाँ पर जोनर से कहना चाहती है कि देखो अब तुम्हें बिल्कुल ठीक हो गया ना, अब तुम्हें मेरी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, अब तुम जा सकती हो आराम से मास्टर के साथ, तुम जाओ उनके साथ और वहां जाकर अपनी कल्टीवेशन की नई शुरुआत करो। तुम टैलेंटेड लोगों के बीच में रहोगी ना तो तुम्हें और ज्यादा अच्छा लगेगा, खुद को मोटिवेट कर पाओगी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। तो ये सुनकर जोनर कहना चाहती है अपने मास्टर से कि देखिए मास्टर, मैं एक और रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ कि अगर आप मुझे अपने डिसेबल बनाना चाहती है ना तो शिमू को भी अपना डिसेबल बनाइए, क्योंकि शिमू भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, उसकी पावर भी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, कोई भी उसके बारे में नहीं जानता। आप उसको हेल्प करोगी तो अपनी पावर को समझ पाएगा। उसकी ब्लड लाइन भी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। तो वो मास्टर कहती कि मिस्टीरियस ब्लड लाइन है, मुझे तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ पर शिमू उस मास्टर को बताने लग जाता है कि मुझे पता ही नहीं कि मेरी ब्लड लाइन किस तरह की है, लेकिन जब भी मैं अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट करने की कोशिश करता हूँ तो एक अजीब सा मंकी की स्पिरिट है वो उसको रोक देती है। मुझे नहीं पता कि ये क्या चीज है, किस तरह से मैं अपनी पावर को यूज कर पाऊंगा, यही एक दिक्कत है जो मुझे आती है। तो ये सुनकर मास्टर कहती है कि देखो तुम्हारी जो ब्लड लाइन है वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, जो कि मुझे लगता है कि हमारे सेट के साथ मैच करेगी, क्योंकि वैसे ब्लड लाइन के बारे में हमने उतनी ज्यादा स्टडी की नहीं है और साथ ही साथ हम रेयरली लड़कों को अपने सेक्ट में शामिल करते हैं। मैं तो बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, अपना लड़कों को डिसेबल नहीं बनाती। वैसे मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम लोगों को आसपास जियानवू सेट के कुछ डिसेबल नजर आए क्या? क्योंकि वो लोग भी यही आसपास भटक रहे थे। जियानवू सेट के जितने भी लोग हैं ना वो बिल्कुल शिमू तुम्हारे जैसे ही है, उनकी भी बॉडी बिल्कुल पत्थर जैसी होती है, जल्दी उनको चोट का असर होता नहीं। तो मुझे लगता है कि तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए और उनके जियानवू सेट को तुम्हें शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ की एक बॉडी हार्डनिंग टेक्निक होती है जो कि तुम्हारी हेल्प करेगा तुम्हें अपनी ब्लड लाइन को अवॉइड करने में। तो मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए वो बेस्ट रहेगा।
शिमू कहता है कि मैं तो ऐसे जियानवो सेट के किसी भी बंदे से आज तक कभी नहीं मिला, तो मैं उनको पहचानूंगा कैसे। तो मास्टर कहती है कि देखो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं यहाँ पर सेंस कर पा रही हूँ कि जियानवो सेट का कोई टोकन है जो आसपास ही मौजूद है, और टोकन का मतलब है कि यहाँ पर ना वो जियानवो सेट के कुछ न कुछ लोग तो होंगे ही। वो तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए चेक करने लग जाती है कि कहाँ पर वो टोकन मौजूद है। तो जैसे वो यहाँ पर चेक कर रही थी ना, उसको पता चलता है कि वो टोकन तो शिमू के पास ही है। शिमू जब शुरुआत के एपिसोड में जुनर से पहली बार मिला था और मंदिर के अंदर वो ट्रेनिंग कर रहा था ना, एक टेम्पल सा होता है, तो वहां पर उसको एक टोकन मिला था जिसको उसने अपने पास रख लिया था। तो असल में वही जियानवो सेट का ही टोकन होता है। उस टाइम तो शिमू ने ऐसे ही उसको अपने पास रख लिया था, लेकिन अब वो चीज उसके काम आ रही थी। वो मास्टर कहने लग जाती कि तुम्हें पता है ये टोकन ही तुम्हें ढूंढ रही थी, ये टोकन बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, क्योंकि एक डिसेबल था जियानवो सेट का, वो कहीं गायब हो गया था और उसी का ये टोकन है जो कि तुम्हारे पास मौजूद है। वैसे आखिर तुम्हारे पास आया तो आया कैसे। तो शिमू कहता है कि मैं एक बंदे से फाइट करा था जो कि बिल्कुल डीमन जैसा लग रहा था, और जब मैंने उसको मारा ना तो उसी के पास से वो टोकन बाहर निकला। शायद हो सकता है कि वो जो डिसेबल गायब हुआ था ना, वो वही डिसेबल होगा जिसको मैंने मारा है, लेकिन वो डीमन बन गया था। तो वो मास्टर कहते हैं कि हाँ तुम्हारी बात में दम तो है, क्योंकि वो जियानवो सेट के कुछ डिसेबल हैं जो कि डीमन ट्रांसफॉर्म टेक्निक को यूज करते हैं, तो वही उस डिसेबल के बैकफायर कर गई होगी जिस वजह से वो ऐसा बन गया होगा। उस टाइम इस डिसेबल जो गायब हुआ था ना, उसके मास्टर ने मुझसे कहा था कि मैं जाकर देखूं और उस डिसेबल को ढूंढूं, उसकी हेल्प करूं, लेकिन जब तक मैं यहाँ पर आई ना सब कुछ खत्म हो चुका था, ना मुझे वो डिसेबल मिला ना मुझे कुछ भी मिला यहाँ पर। तो मुझे लगा कि वो डिसेबल चला गया होगा, लेकिन जब तुम सच्चाई बता रहे हो ना तब मुझे पता चला कि उसकी टेक्निक उसके ऊपर बैकफायर करी और उसको तुमने मार डाला, जो कि तुमने गलत नहीं किया बल्कि तुमने अपने सेल्फ डिफेंस में किया, तो कोई बात नहीं है। तो अब जब तुम्हारे पास उसका टोकन है ना, तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है। तुम एक काम करो, इसी टोकन के जरिए जियानवो सेट के अंदर चले जाओ, वो लोग तुम्हें वहां पर रख लेंगे। तो ये सुनकर शिमू बिल्कुल हैरान हो जाता है कि क्या सच में मुझे जियानवो सेट के अंदर जाना होगा, क्या वो लोग मुझे अंदर जाने की परमिशन देंगे, क्या वो सेट वाले सही भी है क्या। तो मास्टर कहती है कि देखो तुम आगे कैसे शक कर सकते हो जियानवो सेट के ऊपर, जियानवो सेट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब भी कुछ गलत होता है ना आसपास के सिटी वगैरह के अंदर, तो जियानवो सेट ही पहले आगे बढ़कर जाता है वहां पर इंसाफ दिलाने के लिए। वहां का जो ओल्ड मास्टर है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी कल्टीवेशन का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर वो तुम्हें ट्रेनिंग देगा तो तुम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी छोड़नी चाहिए। तो शिमू कहता है कि ठीक है मैं जाकर देखूंगा उस जियानवो सेट के अंदर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे ये सारी की सारी डिटेल्स बताई हैं। तो यहाँ पर मास्टर कहने लग जाती है कि देखो अगले महीने ना जियानवो सेट एक सेरेमनी रखने वाला है जिसमें डिसेबल वगैरह का वो सेलेक्ट करेगा, तो उसमें जाकर तुम्हें थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना है। उसके बाद जियानवो सेट वाले तुम्हें शामिल कर लेंगे। अगर तुम्हें जियानवो सेट की लोकेशन नहीं पता है ना, तो ये तालिस्मान अपने पास रखो और तुम जाना जाओ प्रोवियंस के पास, वहां पर किसी बंदे को क्या है ना वो तुम्हें लोकेशन बता देगा जियानवो सेट की। जाओ और नए तरीके से अपने कल्टीवेशन सफर की शुरुआत करो। वो यहाँ पर शिमू को एक टोकन भी देती है और एक जेड भी देती है, ये देते हुए कहती है कि तुम जब जाओगे ना जियानवो सेट के अंदर तुम उसी ओल्ड मास्टर से मिलना, और जब तुम उसको ये चीज दिखाओगे वो समझ जाएगा कि मैंने ही तुम्हें भेजा है वहां पर। उसके बाद वो तुम्हें अपना पर्सनल डिसेबल बना लेगा और फिर तो उसके बाद तुम अच्छे से ट्रेनिंग कर पाओगे। शिमू तो ये चीज देखकर खुश था, लेकिन जोनर थोड़ा सा उदास हो जाती है, क्योंकि कब से वो दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं ना, अब दोनों का सेक्ट अलग हो रहा है। वो दोनों अलग अलग सेक्ट में जाकर अपनी कल्टीवेशन वगैरह करेंगे, जो कि जोनर नहीं चाहती, क्योंकि वो शिमू को पसंद करने लग गई थी तो वो उसके साथ ही रहना चाह रही थी। लेकिन शायद किस्मत को ऐसा मंजूर नहीं था। उसको शिमू के बताए हर एक पल याद आने लग जाते कि किस तरह से उसने हर सिचुएशन में आकर उसको बचाया, हर तरह के खतरों से शिमू ने उसको बाहर निकाला। और सारी की सारी चीजें यहाँ पर याद करके बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। उसका जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन फिर भी वो भारी मन से शिमू से कहती कि शिमू अब मैं जा रही हूँ, तुम्हारे लिए भी सेक्ट का बंदोबस्त हो गया है ना, तो तुम वहां पर जाकर अपनी ट्रेनिंग की शुरुआत करना, मैं भी अपनी ट्रेनिंग की शुरुआत करूंगी। अब हमें यहाँ से अलग होना पड़ेगा, तुम अलग सेक्ट में जा रहे हो, मैं अलग सेक्ट में जा रही हूँ, न जाने अब हमारी मुलाकात कब दोबारा से होगी। तो शिमू कहता है कि तुम उदास क्यों हो रही हो। यहाँ पर ये मास्टर ने बताया ना कि जियानवो सेक्ट जो है वो और मियाओजुन सेक्ट दोनों आपस में अच्छे दोस्त हैं, तो जब दोनों सेक्ट आपस में अच्छे दोस्त हैं तो डिसेबल वगैरह भी तो आपस में मिल सकते होंगे ना, मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आया करूंगा। तो बिल्कुल भी उदास मत करना, हम दोबारा जरूर मिलेंगे, और जब तक हम नहीं मिलते तब तक क्या एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और बिल्कुल भी उदास नहीं होंगे। क्या कहती हो, सही कह रहा हूँ ना मैं। तो जुनर भी कहती है कि ठीक है तुम जैसा कह रहे हो मैं तुम्हारी बात मान लूंगी। मास्टर तो यहाँ पर इनका ये प्यार देखकर बहुत ज्यादा खुश भी होती है और अंदर से उसको थोड़ा सा नर्वस भी फील होता है। वो कहती है कि अरे ठीक है बस हो गया, मुझे भी बहुत सारे काम करने हैं, तो जुनर चलो मेरे साथ, हमें देर हो रही है, अगली बार मिलकर जी भर के बात कर लेना। तो ये सुनते साथ ही शिमू जो होता है जुनर से कहता है कि ठीक है जुनर तुम्हें अब चलना चाहिए, तुम्हारा टाइम हो रहा है। वो जुनर जो थी अब वहां से जाने लग जाती, जाते जाते भी वो पीछे पीछे शिमू को ही देख रही थी। काफी ज्यादा इमोशनल लेकिन बहुत अच्छा सीन होता है, क्योंकि अब यहाँ से दोनों के सफर की एक नई शुरुआत होगी। दोनों जब से भटकते रहते थे खाली अपनी जान की फिक्र करते करते, लेकिन अब जब दोनों को नया सेक्ट मिलेगा ना, तो यहाँ से उनको आगे के सफर में बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। दोनों जाते हुए बस एक दूसरे को ही देखते जा रहे थे। मास्टर जो थी वो तो जुनर को उठाकर सीधा उड़ाते हुए वहां से दूर ले जाती है, और फिर शिमू भी अपने जियानवो सेट को ढूंढने के लिए वहां से निकल चुका था। जैसे शिमू वहां से जाता है ना, हम उसी मास्क मैन को देखते हैं जिसने शिमू के दोस्त के पूरे परिवार को मार डाला था ना, और उसकी भी जान लेने की कोशिश करी थी, तो वही वहां पर आया हुआ था। जैसे ही यहाँ पर आता है उसको नजर आता है कि वहां पर तो जिनतियान का बाप मरा हुआ पड़ा है, तो वो उसको उठाकर वहां से ले जाता है।
अब ये इसको उठाकर यहाँ से क्यों लेके गया, इसका मकसद क्या था, ये तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता। जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।